नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, जिसमें हम उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी में जितने भी चैप्टर हैं वह सभी चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो आपको कनेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले हम बात कर चुके हैं वायु, तापमान, वाष्पीकरण, वर्षा, प्राकृतिक वनस्पतियाँ। तो यहाँ पर भी हम उन सभी को थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको इन सभी को कनेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश की, ये क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 0 डिग्री अक्षांश यानी जिसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं, इसके उत्तर में 23.5 डिग्री होता है कर्क, ठीक है, और जबकि इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री होता है मकर रेखा। ये सब हम क्लास 6 में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश को समझना है, तो हमें यहाँ पर इन सभी को भी पढ़ना पड़ेगा। तो उष्णकटिबंधीय क्या होते हैं दोस्तों? 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा, इन दोनों के मध्य जो क्षेत्र पाया जाता है उसे हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं। अगर हम बात करते हैं उपोष्ण प्रदेश की, तो उपोष्ण प्रदेश क्या है दोस्तों? 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य, कितना? 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य जो क्षेत्र पाया जाता है उसे हम उपोष्ण कहते हैं। तो आपको 20 डिग्री से 30 डिग्री इन इलाकों में आपको उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों ही फीचर आपको देखने को मिलते हैं। तो इस स्थान को हम उपोष्णकटिबंधीय कहा जाता है, क्योंकि अगर हम 23.5 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो आपको शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश देखने को मिलते हैं, और जबकि 23.5 डिग्री तक के इलाके में आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो 20 से 30 डिग्री के मध्य इन दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, तो इस क्षेत्र को हम उपोष्ण प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश इन दोनों को ध्यान रखना है कि ये क्या हैं। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ आपको उष्णकटिबंधीय की भी विशेषता देखने को मिलेगी और जहाँ पर आपको शीतोष्ण कटिबंध की भी विशेषता देखने को मिलेगी, उसे हम उपोष्ण प्रदेश कहते हैं। जबकि उष्णकटिबंधीय कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर आपको एक शब्द और देखने को मिलेगा, भूमध्य क्षेत्रीय रीजन। तो वह क्या है? देखिए, भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के ऊपर यानी 10 डिग्री तक और 0 डिग्री के दक्षिण यानी 10 डिग्री तक। तो जो भूमध्य रेखा के नॉर्थ 10 डिग्री और भूमध्य रेखा के साउथ 10 डिग्री, इन इलाकों में आपको कुछ ज़्यादा ही तापमान देखने को मिलता है। तो इस इलाके को हम भूमध्य क्षेत्रीय रीजन कहते हैं। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर में और भूमध्य रेखा के 10 डिग्री दक्षिण में इस क्षेत्र को हम भूमध्य क्षेत्रीय रीजन कहते हैं। यहाँ पर आपको अमेजन बेसिन देखने को मिलता है। तो इस चैप्टर में हमें उष्णकटिबंधीय के तौर पर हमें अमेजन के वन पढ़ने हैं, जबकि उपोष्ण प्रदेश के रूप में हमें गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ना है। तो चलिए अब हम इन सभी को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों अमेजन बेसिन में जीवन की। अमेजन बेसिन में जीवन से पहले आपको समझना है कि अमेजन बेसिन क्या है। देखिए, आपको पता है कि दक्षिण अमेरिका में आपको अमेजन नदी देखने को मिलती है, ठीक है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में हमें अमेजन नदी देखने को मिलती है, जो कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो अमेजन की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों का जितना भी इलाका है, उन सभी को हम उस मुख्य नदी का बेसिन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि अमेजन नदी मुख्य नदी हो गई, जबकि अमेजन की भी सहायक नदियाँ, जैसे हमने माना कि अमेजन नदी है,
अमेज़न की सहायक नदियाँ और इन सहायक नदियों की भी कुछ अन्य नदियाँ यानी छोटी छोटी वितरिका। तो इस प्रकार ये एक बड़े इलाके का निर्माण करती है। तो जब ये सारी नदियाँ एक मुख्य नदी में आकर मिलती हैं तो ये पूरा इलाका इस मुख्य नदी का बेसिन कहलाता है। ये नदी है अमेज़न नदी, तो ये पूरा इलाका अमेज़न नदी का बेसिन कहलाएगा। तो इसे हम अमेज़न बेसिन कहते हैं। तो यहाँ पर हमें अमेज़न बेसिन में जीवन किस प्रकार का है, वहाँ पर जलवायु किस प्रकार की है, वहाँ पर कृषि किस प्रकार की है। तो यहाँ पर हमें उष्णकटिबंधीय प्रदेश के रूप में अमेज़न बेसिन को पढ़ना है। अमेज़न बेसिन कहाँ पर पाया जाएगा? अमेज़न बेसिन उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाया जाएगा। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है, जबकि भूमध्य रेखीय प्रदेश यह भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, जो कि अभी हमने जाना। तो अमेज़न नदी जो है, अमेज़न नदी पश्चिम से निकलकर यानी अमेज़न नदी वेस्ट से निकलकर यह पूर्व की ओर बहती है यानी ईस्ट की ओर बहती है। अमेज़न नदी पर्वतों से निकलकर यानी पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और यह लास्ट में अंध महासागर में आकर मिल जाती है। अंध महासागर को हम अटलांटिक महासागर कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम है अंध महासागर। तो जो अमेज़न नदी है वह पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है। अमेज़न बेसिन में हमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है और अमेज़न को हम पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि अमेज़न के जंगलों को हम पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। देखिए, जिस स्थान पर कोई भी नदी अन्य जल राशि में मिलती है उसे उस नदी का मुहाना कहते हैं। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती हैं, जो कि अभी हमने आपको बताया। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि अमेज़न नदी किस प्रकार कितने देशों से प्रवाहित होती है। देखिए, यहाँ पर हमें चित्र में अच्छे से समझाया है अमेज़न बेसिन को। तो अमेज़न बेसिन में मुख्य नदी है अमेज़न नदी, जो कि पहाड़ों से निकलकर यानी पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और यह अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में आकर अपना मुहाना बनाती है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि अमेज़न बेसिन किन किन देशों में फैला है। देखिए, अमेज़न बेसिन है फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया एवं ब्राज़ील, ये इन सभी देशों में फैला है। तो आपको ध्यान रखना है कि अमेज़न बेसिन किन देशों में फैला है। देखिए, यहाँ पर हमें दिया है कि सहायक नदियाँ क्या हैं। तो सहायक नदी क्या है? यह छोटी नदियाँ होती हैं जो कि मुख्य नदी में आकर मिल जाती हैं। सहायक नदियाँ ऐसी नदियाँ जो कि मुख्य नदी में आकर मिल जाती हैं, उसे हम सहायक नदियाँ कहते हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेज़न बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अमेज़न बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है और सहायक नदियाँ ऐसी नदियाँ होती हैं जो कि एक मुख्य नदी में आकर मिल जाती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें बताया गया है कि अमेज़न का नाम अमेज़न कैसे रखा गया। तो स्पेन के लोगों ने ब्राज़ील की खोज की थी। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। यानी जब स्पेन के लोगों ने ब्राज़ील की खोज की, उन्होंने अमेज़न के जंगलों में कदम रखा तो वहाँ के जो आदिवासी हैं उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया।
तो इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। तो यहाँ पर हमें बताया कि अमेजन का नाम अमेजन कैसे रखा गया। आगे हम बात करते हैं अमेजन में पाई जाने वाली जलवायु किस प्रकार की होती है, वहाँ पर जीवन किस प्रकार होता है, वहाँ के वर्षावन, ये सब अब हमें डिस्कस करनी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पाई जाने वाली जलवायु की, तो अमेजन बेसिन में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखिए, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है जहाँ पर हमें बहुत अधिक तापमान देखने को मिलता है। जब किसी भी क्षेत्र का तापमान अधिक होगा तो वहाँ पर वाष्पीकरण भी ज़्यादा होता है। जब वहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, इसका मतलब वहाँ पर बहुत अधिक वर्षा पड़ती है। बहुत अधिक वर्षा पड़ने के कारण यहाँ की जो मिट्टी है वह हमेशा नम रहती है, यानी यह क्षेत्र काफ़ी आर्द्र बना रहता है और यहाँ का तापमान ज़्यादा होता है। दिन के समय इस जगह का तापमान हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि रात के समय यहाँ का तापमान कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आर्द्रता हमेशा सेम होती है, वह चाहे दिन का समय हो या रात का समय हो, इस इलाके में हमें आर्द्रता सेम देखने को मिलती है। तो आपको जलवायु में ध्यान रखना है कि दिन के समय यहाँ का तापमान ज़्यादा होता है और रात के समय यहाँ का तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता हमेशा एक जैसी बनी रहती है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, क्योंकि जहाँ का तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पर वाष्पीकरण होगा और फिर वहाँ पर वर्षा होनी संभव है। तो इसलिए यहाँ पर हमें प्रतिदिन वर्षा देखने को मिलती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि दिन के समय तापमान ज़्यादा होता है और रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है, जबकि आर्द्रता सेम बनी रहती है और यहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं वर्षा वन की। देखिए, जब किसी भी स्थान पर प्रतिदिन वर्षा होती है, इसका मतलब वहाँ पर हमें घनी झाड़ियाँ, घने जंगल, सघन वन देखने को मिलते हैं और वहाँ की वनस्पति हमेशा सदाबहार रहती है। वहाँ पर मोटे वृक्ष पाए जाते हैं जैसे रोजवुड, महोगनी आदि। तो ये सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इन इलाकों में हमें बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है और यहाँ के वन्य जीवों में भी हमें बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की जानवरों की प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। इन इलाकों में 70 से भी ज़्यादा सांप की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। देखिए, अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। देखिए, यहाँ पर वन इतने ज़्यादा सघन होते हैं, इतने ज़्यादा घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी इन वनों के अंदर तक नहीं आता। इसलिए यहाँ पर ऐसे ही पेड़ सरवाइव कर पाते हैं जो कि नमी वाले स्थान पर और कम प्रकाश में उग जाएं। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। देखिए, अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वह इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती हैं जिनमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रोमीलाइड कहाँ पैदा होते हैं। तो ब्रोमीलाइड अमेज़न के जंगलों में देखने को मिलते हैं।
ऑर्किड एवं ब्रोमेलाइड यह परजीवी पौधों के रूप में यहाँ पर विकसित होते हैं। देखिए ब्रोमेलाइड क्या है। ब्रोमेलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। ब्रोमेलाइड अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन पक्षी, गुंजन पक्षी, रंगीन प्रकृति वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए अमेज़न के बेसिन में जो पक्षी पाए जाते हैं उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर आपको टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी और बड़ी चोंच वाले पक्षी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको प्राणियों में बंदर, स्लोथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी देखने को मिलते हैं। तो बंदर, स्लोथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती हैं। यहाँ पर आपको एनाकोंडा जैसे सांप भी देखने को मिलेंगे। सांपों की 70 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियाँ हैं। तो यहाँ पर मगरमच्छ, सांप, अजगर, एनाकोंडा एवं बोआ इनकी प्रजातियाँ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली प्राणियाँ, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियाँ भी अमेज़न नदी में पाई जाती हैं। आपको ध्यान रखना है कि मांस खाने वाली कौन सी मछली है। मांस खाने वाली मछली है पिरान्हा मछली जो कि अमेज़न बेसिन में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार के पक्षी देखने को मिलते हैं, किस प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, सरीसृप भी पाए जाते हैं और यहाँ पर मांस खाने वाली पिरान्हा मछली भी पाई जाती है। तो ये सभी जीव जंतु वन्यजीव यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार अमेज़न नदी बेसिन में हमें वन्यजीवों में विविधता देखने को मिलती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। देखिए इन जंगलों में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है और यह एक असाधारण रूप से जंगल माना जाता है। आगे हम बात करते हैं वर्षा वन के निवासी, यहाँ पर किस प्रकार का जीवन होता है और यहाँ पर किस प्रकार की कृषि की जाती है। यहाँ पर अब हमें उन्हें पढ़ना है। देखिए यहाँ के जो मनुष्य हैं वह मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, जबकि यहाँ पर जो पाई जाने वाली महिला हैं वह कृषि का कार्य करती हैं। इस जगह पर आपको बहुत कम जनसंख्या देखने को मिलती है। आपको ध्यान रखना है कि जो पुरुष हैं वह शिकार का कार्य करते हैं, वह मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, जबकि जो महिलाएं हैं वह सारे कृषि कार्य करती हैं। यानी सारे कृषि कार्य महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। वह मुख्यतः टैपियोका, अनानास एवं शकरकंद आदि उगाते हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। देखिए कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति क्या है। जो वहाँ की रहने वाली महिलाएं हैं वह कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करती हैं। तो ये क्या है। देखिए एक जगह जहाँ पर आपको बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर रहने वाले लोग सबसे पहले इन पेड़ों को काटेंगे, फिर इनको जला लेंगे। तो इस प्रकार जितने भी पोषक तत्व होते हैं वह सभी मिट्टी में आकर मिल जाते हैं, वह सभी जमीन में आकर मिल जाएंगे। तो जब वह सारे पोषक तत्व जमीन में आकर मिल जाएंगे तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वह इस जमीन का उपयोग कृषि करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर रहने वाले लोग कुछ वर्षों तक ही, केवल कुछ वर्षों तक ही इस जमीन का प्रयोग कृषि करने के लिए करते हैं। जमीन के इस टुकड़े को बार बार प्रयोग करने से जब
मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो वह इस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद इस इलाके में फिर वापस पेड़ पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। तो जब पेड़ पौधे उग जाते हैं तो इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ हो जाती है। फिर वापस लोग वहाँ के पेड़ पौधों को काटेंगे, उनमें आग लगाएंगे, इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ हो जाती है। तो यहाँ के लोग इस प्रकार कर्तन एवं दहन पद्धति का प्रयोग करते हैं। आइए हम इसे पढ़ते हैं। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ करते हैं, फिर उनको जलाया जाता है। इससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको कृषि देखने को मिलती है, जिसे हम कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति कहते हैं। इसे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर किस प्रकार की कृषि की जाती है। यहाँ पर कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ पर रहने वाले लोगों का मुख्य आहार क्या है। यहाँ पर रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है मैनीयोग, जिसे कसावा भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है मैनीयोग। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेजन बेसिन के लोग किस प्रकार के आहार का प्रयोग करते हैं, तो मैनीयोग, जिसे कसावा भी कहा जाता है। देखिए, कसावा भी आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। तो कॉफ़ी, मक्का एवं कोको भी यहाँ के लोग उगाते हैं। और यह किस प्रकार की फसल है, यह एक नकदी फसल है। तो कॉफ़ी, मक्का एवं कोको नकदी फसल होती हैं। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ के लोग किस प्रकार के घरों में रहते हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। क्योंकि वहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है, इसलिए यहाँ के घर तीव्र ढाल वाले होते हैं, जिन्हें मलोका कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ का जो मुख्य आहार है इसे कसावा कहा जाता है। और दूसरी बात, यहाँ के जो घर होते हैं उसे मलोका कहा जाता है। आपसे मिलान में पूछ सकते हैं कि वहाँ जो मलोका है वह क्या है, तो मलोका एक प्रकार के घर होते हैं। कसावा क्या है, कसावा एक प्रकार का आहार होता है। इस प्रकार आपसे मिलान करने को ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। देखिए, समय के साथ साथ अमेजन के वन काफ़ी कम होते जा रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हो कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर अमेजन बेसिन के बारे में बताया गया है। यहाँ की जलवायु किस प्रकार है, यहाँ पर जीवन किस प्रकार संभव है, यहाँ की कृषि पद्धति क्या है, यहाँ पर वन किस प्रकार के हैं, और इन सभी को हमें ध्यान भी रखना है। आगे हम बात करते हैं उपोष्ण प्रदेश की। तो उपोष्ण प्रदेश में हमें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को पढ़ना है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किस प्रदेश में आता है, यह उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में आता है, जहाँ पर आपको उष्ण कटिबंधीय की भी विशेषता देखने को मिलेगी।
और जहाँ पर आपको शीतोष्ण कटिबंध की भी विशेषता देखने को मिलेगी, यानी 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के मध्य क्षेत्र को हम उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। मैदानी इलाके में सबसे ज़्यादा आपको जीवन सरल देखने को मिलता है। यहाँ की जलवायु आसान होती है, यहाँ पर आपको परिवहन की भी सुविधा देखने को मिलती है। इन इलाकों में कृषि अच्छी होती है, इसी कारण से सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हमें मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र यह मैदानी इलाके का निर्माण करती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप से गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 20 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। गंगा की सहायक नदियाँ जैसे सोन, घाघरा, चंबल, गंडक, कोसी, यह सभी गंगा की सहायक नदियाँ हैं एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन यह कितने देशों में फैला है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन देखने को मिलेगा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ ये सभी मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। देखिए, यहाँ पर हमें गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन दिखाया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, जबकि गंगा नदी यह उत्तराखंड में पहाड़ी इलाके से निकलती है। तो यहाँ की विशेषता है कि यह मैदान, पर्वत और डेल्टा आदि का निर्माण करती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी करती है। तो इस प्रकार यहाँ पर गंगा की सहायक नदी और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद। तो ये गिरिपाद क्या है। देखिए, किसी भी पर्वत के नीचे का इलाका इसे गिरिपाद कहा जाता है। तो गिरिपाद किसी भी पर्वत के नीचे का इलाका गिरिपाद कहलाता है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मैदान, पर्वत, हिमालय के गिरिपाद एवं सुंदरबन डेल्टा ये सभी इसकी विशेषताएं होती हैं। इस इलाके में भी हमें बहुत अधिक विविधता देखने को मिलती है। पर्वत, वनस्पतियाँ अलग अलग देखने को मिलेंगे, जैसे कि पहाड़ों पे आपको शंकुधारी वृक्ष देखने को मिलते हैं। मैदानी इलाके में आपको कृषि देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको पर्णपाती वन और चाप झील भी देखने को मिलेगी। डेल्टा में आपको मैंग्रोव वनस्पति देखने को मिलती है। यहाँ पर स्थलाकृतियों में भी विविधता पाई जाती है। यहाँ की जलवायु में भी विविधता होती है। ऊंचाई के साथ वनस्पतियाँ अलग होती हैं, जबकि मैदानी इलाकों में अलग वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार आपको पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में वनस्पति, पौधे, जानवर और वहाँ का जीवन भी अलग देखने को मिलेगा। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। देखिए, चाप झील क्या है। जब नदी मैदानों में प्रवेश करती है तो वह विसर्प का निर्माण करती है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि इसका एक विसर्प टूटकर अलग हो जाता है। जैसे माना यह विसर्प इसका टूटकर अलग हो गया, तो इस प्रकार चाप झील का निर्माण होता है। यह एक चाप झील के रूप में अलग हो जाता है, इसे हम चाप झील कहते हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु मानसूनी है, क्योंकि यहाँ की जलवायु मौसम पर निर्भर होती है। मौसम के मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं
शीत ऋतु में ठंड होती है। तो यहाँ पर मौसम के अनुसार जलवायु होती है। इस प्रकार यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु कहलाई जाती है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। देखिए, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर आपको कम लोग देखने को मिलते हैं, वहाँ पर कम लोग रहते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्र में अधिक लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। देखिए, जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण के लिए उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है 189, यानी 1000 किलोमीटर क्षेत्र में उत्तराखंड में केवल 189 लोग रहते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 1029 तथा बिहार में 1102 लोग रहते हैं। तो इस प्रकार हमें पर्वतीय इलाकों में कम जनसंख्या देखने को मिलती है, जबकि मैदानी इलाकों में हमें ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। यहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। मैदानी इलाकों की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध होती है, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। तो उत्तर भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। धान यहाँ की मुख्य फसल होती है, क्योंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, जहाँ पर हमें अधिक वर्षा देखने को मिलती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें हैं गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा। यहाँ पर उगाने वाली कुछ प्रमुख फसलें हैं। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। तो गन्ना और जूट क्या है? यह एक प्रकार की नकदी फसलें हैं और यह गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में हमें चाय के बागान देखने को मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। सिल्क मतलब रेशम। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। देखिए, वेदिका क्या है? वेदिका का निर्माण खड़ी ढलानों एवं समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। देखिए, आपने पहाड़ी इलाकों पर इस प्रकार की वेदिकाएं को देखा होगा। देखिए, अगर हम किसी भी पर्वत पर पानी डालते हैं तो वह सीधा बहकर नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार पानी को रोकने के लिए उन्होंने पर्वतों को एक इस प्रकार की शेप में काटा है। तो इससे क्या होता है? इससे जब वो पानी डालते हैं तो वह सीधे नीचे नहीं आता, वह धीरे धीरे नीचे आता है। तो इस प्रकार सारी कृषि को पानी उपलब्ध हो जाता है। तो इस प्रकार जो सीढ़ीनुमा आकृति बनाई जाती हैं, इस प्रकार पर्वतों पर जो सीढ़ीनुमा आकृति बनाई जाती है उसे ही वेदिका का नाम दिया जाता है। तो इसे हम वेदिका कहते हैं। इसे आप शॉर्ट में बोल सकते हो कि पर्वतों पर जो सीढ़ीनुमा आकृति बनाई जाती है उसे हम वेदिका कहते हैं। देखिए, किसी भी जगह के अनुसार वहाँ की वनस्पति भी अलग होती है। किसी भी स्थान की वनस्पति उस स्थान की जलवायु पर निर्भर करती है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़, इन सभी को हम अपनी पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने
बांस के बने झुरमुट पाए जाते हैं, जबकि डेल्टा क्षेत्र में हमें मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। डेल्टा क्षेत्र में हमें मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं जिन्हें सुंदरी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उन्हें हमने सुंदरी नाम दिया है। तो इस प्रकार इस पूरे डेल्टा क्षेत्र को हम सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम की वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार सुंदरवन पूरे डेल्टा का नाम रख दिया गया। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडे जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो इन सभी का आपको ध्यान रखना है कि किस स्थान पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जैसे डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैदानी क्षेत्र में सागवान, साखू, पीपल के वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। इन सभी को ध्यान रखना है कि पर्णपाती वन, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। मैदानों में हमें पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में हमें शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इस बेसिन में पाए जाने वाले वन्य जीव की। देखिए, अगर किसी स्थान की वनस्पति अलग अलग पाई जाती है तो वहाँ पर पाए जाने वाले वन्य जीव भी अलग अलग होंगे। इनमें हाथी, बाघ, हिरन एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। देखिए, यहाँ पर आपको नोट करने की बात है कि एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है और यह असम राज्य में स्थित काजीरंगा पार्क एवं मानस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो कि असम में स्थित है। डेल्टा क्षेत्र में हमें बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल देखने को मिलते हैं। तो एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है, जबकि डेल्टा क्षेत्र में हमें बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल जैसे जीव देखने को मिलते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में हमें जलीय जीव देखने को मिलते हैं, जिसमें डॉल्फिन आदि शामिल होते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है और हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार होता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवर जल में एक प्रकार के डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारिक औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है। देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के आलावर जल यानी साफ पानी में आपको एक डॉल्फिन देखने को मिलती है, जिसे हम सुसु कहते हैं। सुसु के द्वारा पानी की शुद्धता का मापन किया जाता है, क्योंकि जब पानी में गंदगी बढ़ती है यानी जब पानी में प्रदूषण बढ़ता है तो ये डॉल्फिन उस स्थान को या तो छोड़ देती है या फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। इससे पता चलता है कि नदी कितनी शुद्ध है। अगर नदी में डॉल्फिन की संख्या ज़्यादा होगी, इसका मतलब नदी शुद्ध है, और अगर नदी में प्रदूषण की संख्या ज़्यादा होगी, प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उस नदी में डॉल्फिन की संख्या कम होने लगती है। तो इस प्रकार सुसु डॉल्फिन जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती हैं, इसके द्वारा पानी की शुद्धता का मापन किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अंधी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। यहाँ पर हमें दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर सन 2014 को की थी। इस डेट को आपको याद रखना है कि स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना
2 अक्टूबर सन 2014 को की गई थी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कई बड़े शहर और कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा के तट पर ही स्थित हैं। देखें, ये शहर बड़े हैं और साथ ही यहाँ पर उद्योगों की मात्रा काफ़ी अधिक है। तो उद्योगों का जितना भी गंदा पानी होता है वह सभी बहकर इन नदियों में आकर मिल जाता है, जिसके कारण यहाँ की नदियाँ प्रदूषित होती हैं। तो ये जितने भी बड़े शहर हैं ये साथ ही गंगा नदी को भी प्रदूषित कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर पाए जाने वाले जलमार्ग की। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो कि गंगा नदी पर स्थित है, यह इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, यह धुबरी से लेकर सदिया तक जाता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर जाना कि इन नदियों पर राष्ट्रीय राजमार्ग भी स्थित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 गंगा पर है और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, जबकि कुछ बड़े हवाई पतन भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं पर्यटन की, तो पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि पर्यटन के लिए यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा बहुत ही सुंदर जगह है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बोधि स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। तो यहाँ पर आपको पर्यटन भी एक अच्छा साधन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर हमें बताया है ताजमहल, गंगा और यमुना का संगम, बौद्ध स्तूप, इमामबाड़ा, काजीरंगा और मानस वन्यजीव अभयारण्य जैसे यहाँ पर कुछ पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही सुंदर होते हैं। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर में हमने उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश को समझा। यहाँ पर हमने उनकी जलवायु, वनस्पतियाँ, जीवन शैली, कृषि, वन्यजीव इन सभी को हमने डिटेल में पढ़ा है। अमेजन के वनों में किस प्रकार का जीवन पाया जाता है, वहाँ की जलवायु, वहाँ की वनस्पतियाँ, वहाँ का जीवन शैली और वहाँ के वन्यजीव कौन कौन से हैं, इन सभी को हमने पढ़ा। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान में किस प्रकार का जीवन पाया जाता है, वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु है, वन्यजीव, कृषि, जीवन शैली, पर्यटन स्थल, इन सभी को आज हमने डिटेल में पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।